हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 27वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त, तीहू का कमरा। तीहू एक बड़े से मिरर के सामने खड़ी थी। उसने फुल बॉडी पोस्चर दिख रहे थे उसने एक स्पार्कल ब्लैक बॉडी कॉन ड्रेस पहनी थी जो उसकी थाई तक ही आ रहे थे। स्ट्रिप स्लीव और काफ़ी डीप नेक जिसमें उसके कर्व काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर मेकअप, डार्क मरून लिपस्टिक, आँखों में गहरा काजल, बालों को मेकअप कर करके एक साइड किया हुआ था। वो खुद को मिरर में निहार रही थी। उसने कान में बस एक ही बात गूंज रही थी, आज रात हमें पैसे नहीं, बस तुम चाहिए। क्योंकि मॉल में जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि तीहू ही थी। तीहू शू रैक से अपने लिए एक ब्लैक पेंसिल हिल सैंडल निकालती है और बेड पर एंकल स्ट्रैप बांधने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। तीहू खुद से बोली, रिलैक्स तीहू, रिलैक्स। आज रात के बाद वो लोग तुझे कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगे। तीहू बेड पर पड़े अपना मोबाइल उठाती है और वहाँ से नीचे हॉल में चली जाती है। तीहू हॉल का गेट खोलकर बाहर जाने वाली थी कि पीछे से स्वामिनी जी की आवाज़ आई। तीहू तीहू के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कस जाती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वो घबराते हुए पीछे मुड़कर स्वामिनी जी की तरफ देखती है। स्वामिनी जी तीहू को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए बोली, तीहू आप कहीं जा रही हो क्या? तीहू बोली, यस मॉम, वो मैं बाहर जा रही थी। स्वामिनी जी बोली, इस वक्त आप कहाँ जा रही हो तीहू? रात के 8 बज चुके हैं, वो भी ऐसे छुप छुप कर। जाने की क्या ज़रूरत है? आपको जहाँ भी जाना है कल सुबह चले जाना। अभी अपने रूम में जाइए। तीहू अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कुछ सोच रही थी। स्वामिनी जी तीहू को अपने ख्यालों में गुम देखकर बोली, तीहू आप सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? चुपचाप अपने कमरे में जाइए। तीहू कुछ सोचकर स्वामिनी जी को समझाते हुए गई, मॉम आपको इतनी ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? मैं घर से भागे थोड़े ही ना जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, आज उसका बर्थडे है, मैं बस उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ एंड दैट्स इट। जल्दी आ जाऊँगी मॉम, बाय। तीहू स्वामिनी जी के गाल पर एक किस करती है। स्वामिनी जी कुछ बोलने वाली थी कि तीहू वहाँ से चली जाती है। स्वामिनी जी के पीछे से बोले, ये लड़की भी कभी मेरी बात ही नहीं सुनती। तीहू संभल के जाइएगा और जल्दी से वापस आना, ज़्यादा रात तक बाहर मत रहना, इट्स नॉट सेफ। तीहू बिना पीछे मुड़ी बोली, ओके मॉम। तीहू वहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ आती है। वो बिना ड्राइवर के लिए खुद ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। पूरे रास्ते वो बस खुद को समझाते रहती है। थोड़ी देर बाद तीहू की कार आकर मुंबई के एक लव लाइट होटल के सामने रुकती है। तीहू कार से निकलकर होटल के अंदर रूम नंबर 1209 की तरफ चली जाती है। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी जान निकलती जा रही थी। तो डोर के सामने जैसे ही खड़ी होती है, माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बॉडी सुन्नी पड़ने लगती है। तीहू कांपते हाथों से जैसे डोरबेल बजाने वाली थी कि अचानक से उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक आदमी बाहर आता है। तीहू को सामने देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अपने एक हाथ दीवार पर टिकाकर अपने निचले होंठ को चबाने लगता है। तीहू को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए वो बेशर्मी से कहा, क्या बात है मेरी जान, बिल्कुल सही वक्त पर तुम पहुंच गई हो। आज रात तो रात ही बन जाएगी, कयामत खुद चलकर हमारे पास आया है। तीहू उससे नज़रें फेर कर चिल्लाते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप। अचानक वो आदमी तीहू को अंदर खींचता है और लात मारकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तीहू उस आदमी को पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, स्टे अवे, तुम लोगों ने मुझे सिर्फ यहाँ कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था ना। इसके आगे तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर एनीवन यू। तीहू बोली, तुम सब ने कहा था कि अगर मैं यहाँ आई तो तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दोगे। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो। वो आदमी ने कहा, दे देंगे जाना, दे देंगे, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे देंगे। पहले वो पल तो हमारे साथ जी लो जो हम सब जीना चाहते हैं। वो आदमी तीहू के चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक सेंसुअली उंगली फिराने लगा।
तीहू को उसकी टच से घिन आ रही थी। तीहू उसके हाथ को झटकती है। वो आदमी बेड की तरफ इशारा करके कहा, लुक एट द बेड बेबी, ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। तीहू की नज़र जैसे बेड पर जाती है, वहाँ रेड पेटल से बड़ा हार्ट बनाया गया था। तीहू बोली, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, यहाँ से मैं जा रही हूँ। तीहू जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, वो आदमी पीछे से तीहू को अपने बाहों में भरता है और उसके पेट पर अपनी पकड़ कर देता है। तीहू छटपटाते हुए बोली, यू ब्लडी, तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। वो आदमी तीहू के कान में दिलकश आवाज़ में कहा, बेबी, यहाँ आते तो सब अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। तुम यहाँ तक आई और बिना हमारी हसरत पूरी किए जा रही हो। इट्स नॉट राइट बेबी। इतना कहकर वो आदमी फिर से तीहू को खींचते हुए रूम के अंदर ले जाता है। वो तीहू को खुद से सटाता है और शराब की बोतल खोलकर तीहू के सर पर उड़ेल देता है, जिससे तीहू सर से पैर तक शराब से भीग जाती है। तीहू की आंखों से अब आंसू छलक आते हैं। वो आदमी तीहू के पेट पर अपना दोनों हाथ रखता है और उसके खुले गोरे कंधे पर अपने होठ फिराने लगता है। वो आदमी सेडेक्टिव टोन में कहा, भगवान सच में लड़कियों को बहुत फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल नाजुक गुड़िया है रे तू, लेकिन उसने गलती कर दी हम जैसे जानवरों को बनाकर। वह आदमी पीछे से उसके बालों को मुट्ठी में भरकर जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने वाला था कि तीहू नफरत से उससे नज़रें फेर लेती है, जिससे उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह आदमी जोर से तीहू को फर्श पर ढकेलता है। तीहू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह धड़ाम से गिरती है और उसके एल्बो पर चोट लगती है। तीहू के मुंह से जोर की आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गुंडे उसके साथ खिलौने की तरह खेल रहे थे, जैसे वो कोई गुड़िया ही हो। वो आदमी तीहू को अपनी गोद में उठाकर बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। बेड पर दोनों तरफ अपना हाथ रखकर उसके होठों के करीब झुकने लगता है। तीहू रोते हुए उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी पर्वत जैसा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी धड़ाम से रूम का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने से आवाज़ से सब शॉक्ड होकर सामने दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो आदमी जो तीहू के ऊपर था, वो चिल्लाते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत, किसे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी है। वो आदमी तीहू को ऊपर से उठकर दरवाजे की तरफ देखता है तो दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने पुलिस खड़ी थी, शायद वो वहाँ रेड मारने आई थी। तीहू के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है, आसमान उस पर टूट पड़ जाता है। रायजादा पैलेस यतीश आज ऑफिस से लौटने के बाद रूम में न जाकर सीधा स्टडी रूम में चला गया था, ना ही वो डिनर करने नीचे आया था। तभी राहा रूम के अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश करने लगती है। इस वक्त रूम के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा पसरा हुआ था। राहा मुंह सिकोड़ते हुए बोली, ये मिस्टर रायजादा हमेशा अंधेरे में ही क्यों रहते हैं? क्या इन्हें अंधेरे से इतना ज़्यादा पसंद है? सो स्ट्रेंजर पर्सन, मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। दुर्गा माँ, ये सच में एक एंटीक पीस ही है। राहा बोली, मिस्टर रायजादा, क्या आप अंदर है? इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। राहा इरिटेट होकर रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि रूम में कोई नहीं था, बस एक लैपटॉप स्टडी टेबल पर रखा था जो कि ऑन था। राहा की नज़र जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन पर जाती है, हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि उस लैपटॉप पर एक पिक्चर शो हो रहा था जिसमें चिराग राहा को सीने से लगाकर खड़ा था। वो पिक्चर आज सुबह का ही था। राहा हैरानी से उस पिक्चर को देख रही थी। वो जल्दी से उस लैपटॉप के पास आकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए बोली, ये फ़ोटो मिस्टर रायजादा के पास कहाँ से आई? ओह गॉड, मिस्टर रायजादा ने कहीं इसे देख तो ना लिया? इससे पहले मिस्टर रायजादा इसे देखे, आई हैव टू डिलीट इट। राहा उस फ़ोटो को डिलीट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फ़ोटो डिलीट नहीं हो रहा था। बार बार एरर शो हो रहा था। एयर कंडीशन में भी राहा को अब पसीने आ जाते हैं। वो डर से सलाइवा गटकने लगती है।
तभी पीछे से किसी की सर्द आवाज़ आई, इस कोशिश को करना का कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंसेस। ये आवाज़ सुनते ही राहा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राहा डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो वॉशरूम के डोर पर यतीश हाथ बांधे खड़ा था। राहा हकलाते हुए बोली, मम्मी मिस्टर रायजादा। यतीश राहा की तरफ बढ़ते हुए कहा, यस प्रिंसेस। राहा पीछे होते हुए लड़खड़ाते आवाज़ में बोली, ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिली? यतीश अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, ये जानना ज़रूरी है क्या प्रिंसेस? राहा पीछे होते हुए धम से सोफे पर गिरती है। यतीश सोफे पर अपना दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकने लगता है। राहा अपने नाइट सूट को कसकर मुट्ठी में भर लेती है और बोली, आप मुझे डरा रहे हैं मिस्टर रायजादा। यतीश राहा के गाल पर अपने होठ रखता है, जिससे राहा की घनी पलकें बंद हो जाती है। यतीश गहरी आवाज़ में कहा, डरना ज़रूरी है प्रिंसेस। राहा आंखें बंद करके बोली, क्या आप मुझ पर गुस्सा है मिस्टर रायजादा? यतीश बोला, नो प्रिंसेस, एक तू ही तो है जिस पर मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। यतीश राहा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रिंसेस कि तेरे दिल में अब भी उस चिराग के लिए कोई फीलिंग बाकी है? राहा हैरानी से बोली, नो मिस्टर रायजादा, ऐसी कोई बात नहीं। यतीश ने बोला, तो कैसी बात है प्रिंसेस? राहा ने बोला, चिराग मेरा पास्ट है मिस्टर रायजादा। उसका चैप्टर मेरे लाइफ में बहुत दिन पहले ही क्लोज हो गया है एंड यू ट्रस्ट मी। अब मैं उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। यतीश बोला, अगर मैं उसे मार दूँ तो क्या तब भी तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रिंसेस? राहा बोली, किसी को मारना क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है आपके लिए मिस्टर रायजादा? चिराग मुंबई कॉरपोरेशन के मेयर का बेटा है, आप उसे नहीं मार सकते हैं। यतीश राहा के होठों पर उंगली रखकर कहा, प्रिंसेस, हाथ कैसे लगाया उसने तुझे अपनी बाहों में कैसे भर लिया? राइट नाउ आई टेल यू मी व्हाट पनिशमेंट शुड आई गिव हिम? राहा बोली, उसे कोई पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर रायजादा। मैं कल से कॉलेज ही नहीं जाऊंगी, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूंगी। अब ठीक है। ये सुनकर यतीश का चेहरा अब सर्द हो जाता है। वो गुस्से से कहा, माय लिटिल प्रिंसेस, लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरी प्रिंसेस किससे डर कर कॉलेज क्विट नहीं करेगी। यतीश ने कहा, मेरी प्रिंसेस के गम में, खुशी में, प्यार हो या गम में, चाहे डर हो या नफ़रत हो या ताकत, दुआ हो या बद्दुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहना चाहता हूँ। तेरी आंखों से बहती आंसू से लेकर माथे पर आए पसीना, होठों पर छाई मुस्कान हो या दिल में छुपे दर्द, जिस्म के हर कोने पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा, यतीश सिंह रायजादा का। अगर मैं तुझे अपना सब कुछ मानता हूँ तो तुझे भी मुझे अपना सब कुछ मानना होगा प्रिंसेस। और अगर किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश भी की तो उसके माथे पर से मैं लकीर ही मिटा दूंगा। कल तेरा वो आशिक कॉलेज छोड़कर जाना होगा उसे, क्योंकि अगर रास्ते पर कांटा आ जाए तो रास्ता बदलने की बजाय उस कांटे को रास्ते से हटा देना चाहिए प्रिंसेस। यही तो मेरा उसूल है। राहा का गला अब बार बार सूख रहा था। यतीश राहा के होठों के खिलाफ जाकर कहा, प्यास लगी है प्रिंसेस? राहा ने हाँ में सर हिलाया। राहा का जवाब सुनते ही यतीश राहा के मुलायम होठों को अपने होठों में दबा लेता है, जिससे राहा की पकड़ उस काउच पर कस जाती है। यतीश किसी भौरे की तरह मदहोश होकर राहा के गुलाब सी पंखुड़ियों के रस के होठों को पी रहा था। होटल तीहू बेड पर पड़ी थी और एक आदमी उसके ऊपर आकर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा के साथ रूम का दरवाज़ा खुलता है, जिसे देखकर सभी डोर की तरफ देखते हैं। सामने खड़े इंसान को देखकर तीहू की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वो भर्राए गले से बोली, प्रेम जी। सामने प्रेम खड़ा था और अपनी आंखों में अंगारे लिए सबको घूर रहा था। प्रेम एक जोरदार किक उस आदमी को मारता है जो तीहू के ऊपर था, जिससे वो आदमी सीधा बेड पर जा गिरता है। प्रेम तीहू को उठाकर उसे अपना जैकेट निकाल कर पहनाता है और चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो तीहू? तुम इतनी तो बेवकूफ़ नहीं हो जिसे ये ना पता हो कि ये कैसा होटल है। ये एक डिसरेप्यूटेड होटल है।
गॉड डैम इट, हर रोज़ यहाँ पुलिस रेड मारने आते हैं। लेट्स गो प्रिंसेस, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीहू सर झुकाकर रो रही थी। प्रेम तीहू की कलाई पकड़कर गुस्से से कहा, अब ये रोना धोना बंद करो एंड लेट्स गो फास्ट। प्रेम उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बीच में ही उसने एक आदमी जो प्रेम के सीने पर हाथ रखकर कहा, माना कि ये तितली भला की खूबसूरत है, इसलिए तुम इतना उतावला हो रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ भी इसे शेयर कर लेंगे। प्रेम चिल्लाकर कहा, जुबान पर लगाम दो वरना चीर कर रख दूंगा यहीं पर। उसकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंधा लूला लंगड़ा सब बनाकर रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। प्रेम तीहू को लेकर वहाँ से जल्दी निकलने ही वाला था कि उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर प्रेम और तीहू एक दूसरे को मुंह ताकने लगते हैं। वो इंस्पेक्टर तीहू को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है, जो वाइन से पूरी तरह भीगी थी। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वह इंस्पेक्टर पूछता है। तीहू कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रेम ने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम जैसे कपल की वजह से लोगों के बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। अरेस्ट करो इन दोनों को, वो इंस्पेक्टर गुस्से से कहा, और एक लेडी कांस्टेबल आगे आकर जैसे ही तीहू को पकड़ने वाली थी कि प्रेम तीहू के सामने आकर कहा, सर बीवी है वो मेरी, कोई इनलीगल रिलेशन नहीं है हमारा। वह इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ होते तो किसी ढंग के होटल में जाते, ऐसे लव लाइट होटल में नहीं। इस पर प्रेम थोड़े गुस्से से कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? आपको क्या मैं ऐसा वैसा लड़का नज़र आ रहा हूँ? मैंने कहा ना, तीहू मेरी बीवी है। तीहू हैरानी से प्रेम को एक टक देखती है। वो इंस्पेक्टर कहा, अगर ये लड़की तुम्हारी बीवी है तो मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा ही ना? प्रेम दांत पीस कर कहा, सर क्या मैं अब हर जगह मेरे सर्टिफिकेट लेकर घूमता फिरूं? वो इंस्पेक्टर ने कहा, ओके आई एक्सेप्टेड योर पॉइंट, पर शादी की कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ तो होगा तुम्हारे पास। अब ये मत कहना कि इस डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है। इस पर प्रेम खामोश हो जाता है। प्रेम को खामोश देखकर वह इंस्पेक्टर तंज कसते हुए कहा, इस होटल में पकड़े जाने पर बाद हर कपल यही कहते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ है मिस्टर। अब आपको जो भी स्टेटमेंट देना है चलकर पुलिस स्टेशन में ही दीजिएगा। तभी एक लेडी कांस्टेबल तीहू को आकर पकड़ती है और प्रेम और तीहू को ले जाकर पुलिस जीप में डाल देती है। उस रूम में और जितने भी आदमी मौजूद थे उन सबको पुलिस जीप में डालकर वहां से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले उन सबको लॉकअप में डाल देते हैं। वो तीहू को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम उस घटिया होटल में क्या करने गए थे? टेल मी डैम इट, तुम्हें पता भी है अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आज तुम्हारे साथ क्या ही हो जाता? टीहू डरते हुए बोली, प्रेम जी आपको कैसे पता चला कि मैं उस होटल में थी? प्रेम चिल्लाते हुए कहा, आंटी जी ने मुझे भेजा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी कार के पीछे ही मेरी कार थी, लेकिन बीच रास्ते में तुमने ऐसे यू टर्न लिया कि मैं रास्ता ही भटक गया। मुश्किल से मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। प्रेम गुस्से से अपने सर पर हाथ फेरता है और फिर उस पुलिस वाले को देखकर कहा, सर हमें एक फ़ोन कॉल करना है, ये हमारा राइट है। वह इंस्पेक्टर कुटिल मुस्कान के साथ कहा, घुमाओ, जिसे कॉल घुमाना है घुमाओ, मैं भी देखता हूँ यहाँ तुम्हें छुड़ाने कौन आता है। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर प्रेम को मोबाइल पकड़ाता है। प्रेम मोबाइल पर किसी के नंबर डायल करता है। इधर यतीश बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था और एकटक चांद को ही देख रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे अननोन नंबर को देखकर पहले यतीश उसे इग्नोर करता है, लेकिन बार बार कॉल आने पर वो फ्रस्ट्रेट होकर कॉल आंसर करता है। तभी उधर से किसी की आवाज़ आई, हेलो यतीश, यार मैं प्रेम बोल रहा हूँ। यतीश सिगरेट के कस छोड़ते हुए अपनी वॉइस में कहा, बोल। प्रेम बोला, यार मैं यतीश पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन आ जा, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गया? रास्ते में किसी लड़की को छेड़ दिया क्या? प्रेम सीरियस टोन में कहा, यतीश ये सब मैं तुझे बाद में बताऊँगा,
पहले फ़ौरन यहाँ आ जा। यतीश टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। मैं नहीं आ रहा, तुझे जो करना है खुद कर ले। प्रेम थोड़े गुस्से से कहा। यतीश, मैटर यहाँ सीरियस है, मेरे साथ यहाँ तीहू भी है। अब तो यतीश का चेहरा ही सर्द हो जाता है। प्रेम कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल उस इंस्पेक्टर को रिटर्न कर देता है। प्रेम अपनी शर्ट के स्लीव फोल्ड करते हुए परेशानी से कहा, पता नहीं ये यतीश मुझे अब क्या ही समझेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं तीहू के साथ उस होटल में था। कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसके पीठ पीछे मैं उसकी बहन के साथ। प्रेम इतना ही सोचा था कि फिर उसने एक गहरी सांस लेकर अपने बालों में हाथ फेरता है। करीब 20 मिनट के बाद यतीश की कार आकर पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। तीहू की नज़र जैसे दरवाजे पर जाती है, वहाँ से यतीश अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ रहा था। यतीश को देखकर तीहू रोने लगती है। यतीश जाकर उस इंस्पेक्टर के सामने पड़े कुर्सी पर आराम से बैठता है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सर्द आवाज़ में कहा, इंस्पेक्टर साहब, लगता है इस शहर में आप नए आए हैं। यतीश को ऐसे बैठते हुए देखकर इंस्पेक्टर गुस्से से तिलमिलाता है। वो गुस्से से यतीश का कॉलर पकड़कर कहा, तुम कौन हो, क्या करते हो, ये मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे सामने जो यकड़ दिखाता है मैं उसकी हड्डी पसली तक तोड़ देता हूँ। ये खाकी की वर्दी मुझे तोहफे में नहीं मिली, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। यतीश झटके से उस इंस्पेक्टर के हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाकर टेबल पर रखे जग उठाता है और सारा पानी उसके सर पर उड़ेल देता है। यतीश दांत पीसते हुए कहा, यतीश सिंह रायजादा हैज़ अ स्टैंडर्ड। मैं कोई गली का आवारा नहीं हूँ जिसके कॉलर कोई राह चलता इंसान आते जाते पकड़ सके। इस कॉलर पर अपनी उंगलियां कसने की कोशिश करने वाला का हाथ और मुंह तोड़ना मैं बखूबी जानता हूँ। वह इंस्पेक्टर कुछ कहता उससे पहले ही एक कांस्टेबल आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर पल भर में उसके चेहरे पर अब डर पसर जाता है। यतीश अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाते हुए कहा, एक सिगरेट की जगह आप भी हो सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, एंड माइंड इट, अगर मैं आपको यहाँ जलाकर ज़मीन में दफना दूँ तो आपकी पुश्तें आपको तलाशने में पूरी ज़िंदगी बिता देगी, पर क्या आप तो क्या आपका नामो निशान तक किसी को नहीं मिलेगा। यतीश ने कहा, दोबारा मुझसे मत उलझिएगा वरना सिर्फ जनाजा ही निकलेगा, रास तक नहीं बचेगी। वो इंस्पेक्टर के माथे पर अब पसीने की बूंदें टपकने लगी। सच कहते हैं लोग, बदतमीज को तमीज रास नहीं आती। यतीश घूरकर उस कांस्टेबल को देखता है, जिसे समझकर वो तुरंत लॉकअप ओपन करता है। यतीश प्रेम और तीहू को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद वो इंस्पेक्टर एक राहत भरी सांस लेता है। रास्ते भर यतीश चुप ही रहता है। उसकी चुप्पी देखकर तीहू डर से कांप रही थी। अजीब तो प्रेम को भी लग रहा था। उसकी चुप्पी देखकर तीहू डर से कांप रही थी कि कहीं यतीश उन दोनों को लेकर कोई गलत ख्यालात न पाल ले। करीब 20 मिनट में के रास्ते को यतीश ने 10 मिनट में तय किया। तभी यतीश की कार आकर रायजादा पैलेस के सामने रुकती है। यतीश कार से निकल कर तीहू के साइड का डोर ओपन करता है। यतीश गुस्से से तीहू की कलाई पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले आता है। प्रेम जैसे ही कुछ बोलने वाला था, यतीश जुबान चलाते हुए कहा, जुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रेम। ये सुनकर प्रेम चुप हो जाता है। यतीश खींचते हुए तीहू को हॉल में लाता है और काउच पर फेंक देता है। काउच पर इस वक्त राहा और स्वामिनी जी बैठे थे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि यतीश तीहू और प्रेम को रिलीज़ करने पुलिस स्टेशन गया था। तीहू डर से राह से लिपट जाती है। यतीश की आंखों में इस वक्त अंगारे दहक रहे थे। वो अपनी शर्ट के स्लीव्स फोड़कर कोहनी तक ले आता है और एक जोरदार लात सामने के रखे शीशे के टेबल पर मारता है। राह और तीहू ये देखकर दोनों बुरी तरह सहम जाते हैं और तीहू डर से कांपने लगती है। यतीश ने कहा, मॉम, अपनी इस लाडली बेटी से पूछिए कि ये आधी रात को लव लाइट जैसे घटिया होटल में करने ही क्या गई थी। स्वामिनी जी हैरानी से बोली, यतीश, तीहू तो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। ये लव
लव लाइट होटल कैसे पहुंची? यतीश दांत पीसकर कहा, मॉम ये बात आप अपनी बेटी से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? ये तो लव लाइट होटल में कैसे पहुंची? यतीश को इतने गुस्से में देखकर राहा धीमी आवाज़ में बोली, मिस्टर रायजादा बस कीजिए, अगर आप तीहू को ऐसे डराएंगे तो वो अपनी बात कैसे बता पाएगी? यतीश चिल्लाकर कहा, मैं इसे डरा रहा हूँ प्रिंसेस? रियली? ये सबसे छुपकर मॉम से झूठ बोलकर उस होटल में गई थी। तुझे अंदाज़ा भी है कि आज इसके साथ क्या ही हो सकता था? यतीश फिर गुस्से से तीहू की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर कहा, पियो इसे। डर से तीहू और सिमटती है। यतीश तीहू को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना पियो पानी। लेकिन तीहू बुद्ध बनकर बैठी रहती है। यतीश ने कहा, मुझे और गुस्सा मत दिला जान। तीहू सर झुकाकर नामी गर्दन हिलाती है, जिसे देखकर यतीश उस शीशे की ग्लास को फर्श पर फेंक कर तोड़ देता है और अपने बाल को मुट्ठी में भरकर चिल्लाते हुए कहा, प्रिंसेस पूछ इसे आखिर इसके साथ हुआ क्या है? जब से मैं मनाली से वापस आया हूँ ये मुझसे बातें नहीं कर रही। राहा बोली, तीहू अगर दर्द अंदर रह जाए तो वो जहर की तरह काम करता है। मुसीबतों को छुपाने से मुसीबत घटती नहीं और बढ़ जाती है। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रही हैं तो आप बेझिझक हमें बता सकती है। तीहू यतीश की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी भाई, आई ब्रोक योर ट्रस्ट। यतीश तीहू को अपनी गोद में उठाता है। तीहू बोली, भाई। यतीश वहाँ से तीहू को गार्डन में ले आता है और उस गार्डन पर लगे स्विंग झूले पर बैठता है। तीहू यतीश की गोद में बैठी हुई थी। वो अब भी सुबक रही थी। यतीश उस झूले के हेडरेस्ट पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद करता है और तीहू के सर को अपने सीने से लगाता है। यतीश इमोशनल से चेहरे के साथ कहा, जान तू सबको यही बताती है कि तेरा वेट 50 kg है, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है कि तेरा वेट 54 kg है। तो मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? तीहू सुबकते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी भाई। यतीश ने कहा, टेल मी जान, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तीहू बोली, बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना भाई? यतीश ने कहा, टेल मी जान। तीहू बोली, भाई वो मैंने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लीक किया था और उसे वायरल कर दिया था। मुझे लगा कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन उन लड़कों ने मुझे क्वेश्चन पेपर चुराते हुए देख लिया था। उनके पास प्रूफ भी थे मेरे क्वेश्चन पेपर चुराने के। उसके दूसरे दिन ही प्रिंसिपल सर पूरे ट्रस्ट टीम को और इवन पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए थे। पूरे कॉलेज में ये ऐलान कर दिया कि क्वेश्चन पेपर लीक करने वालों को पूरे 3 साल तक एक्सपेल कर दिया जाएगा। तब से वो लड़के मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। मुझसे बहुत सारे पैसे भी लिए। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देते तो वो लोग सारे सबूत लेकर प्रिंसिपल सर और पुलिस को सबमिट कर देते। तीहू अपनी पहनी हुई ड्रेस को मुट्ठी में भरकर ये सारी बात बोली और आज उन लोगों ने मुझे कहा कि अगर मैं ये ड्रेस पहनकर उस होटल में जाऊंगी तो वो लोग मुझे वो सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दे देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई वो लोग मुझे होटल में बुलाकर मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे। तीहू इतना कहकर रोने लगी। आइंदा से अब आगे ऐसा वैसा कर कुछ काम नहीं करूँगी भाई, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था भाई कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। यतीश ये सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था कि अगर पुलिस और प्रेम अगर वक्त पर न पहुँचते तो पता नहीं आज उसकी जान के साथ क्या ही हो जाता। यतीश ने कहा, पैसे तक तो ठीक था प्रिंसेस, लेकिन तुझे होटल में बुलाकर तेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए था। एक बार मेरे ऊपर अटैक करवाते तो शायद मैं माफ़ भी कर देता। यतीश ने कहा, तुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था और तूने किसी को बताया क्यों नहीं जान? तीहू बोली, किसको बताती भाई, आप तो मनाली गए थे। मॉम को बार बार पैनिक अटैक आ रहे थे। आहन भाई फार्म हाउस से कभी घर ही नहीं आते और वो तो काम सुधारने की बजाय और बिगाड़ देता। यतीश तीहू के माथे को चूमकर कहा, गो एंड स्लीप जान, बहुत रात हो चुकी है। तीहू यतीश से बोली, आई एम रियली सॉरी भाई, और वहाँ से ये बोलकर चली जाती है। तीहू के जाने के बाद यतीश गुस्से से तमतमाते हुए खड़ा होता है और लंबे लंबे कदम लिए हॉल की तरफ जाने लगता है। इस वक्त प्रेम हॉल में कांच पर बैठ
बैठकर स्वामिनी जी से बातें कर रहा था। तभी यतीश गुस्से से प्रेम का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है और चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू प्रेम, तुझे दोस्त समझकर अपने घर में पनाह दिया और तूने मेरे ही पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश की। मैंने तुझे अपना भाई बनाया और तूने मुझे धोखा दिया। यतीश दांत पीस कर ये सब बातें कह रहा था। आखिर वही हुआ जो प्रेम को डर था। प्रेम यतीश के हाथ को अपने कॉलर से छुड़ाते हुए शांत आवाज़ में कहा, यतीश लिसन, क्लेम डाउन, ये ओवर रिएक्ट करने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन ले। यतीश प्रेम के कॉलर झंझोड़ते हुए चिल्लाकर कहा, व्हाट द फक, अब भी कुछ कहना सुनना बाकी है। इस बार प्रेम थोड़े गुस्से में कहा, शट अप यतीश, माना कि मैं तेरे घर पर तेरे एहसान तले रह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझ पर कोई भी घटिया इल्ज़ाम लगा सके। जिस थाली में खाते हैं वहीं पर छेद करने वाले इंसान में से मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। तीहू इस घर की बेटी है, तेरी बहन है और मैं बस उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ गया था, क्योंकि आंटी ने ही मुझे खुद वहाँ भेजा था, एंड दैट्स इट। ना कि उस होटल में मैं उसका फ़ायदा उठाने गया था। अगर अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाकर अपनी बहन से खुद ही पूछ ले, क्योंकि सच तो वही जानती है। प्रेम इतना ही कहा था कि यतीश उसे टाइट हक कर लेता है, जिससे प्रेम हैरानी से यतीश को देखने लगता है। यतीश ने कहा, थैंक्स यार प्रेम, मेरी जान का ख्याल रखने के लिए। अगर आज होटल में उसके साथ कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अब प्रेम को सारा मांजरा समझ में आ रहा था। प्रेम यतीश को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, साला कमीना, बीवी नहीं हूँ मैं तेरी जो ऐसे चिपक रहा है। यतीश थोड़ा सा मुस्कुराकर प्रेम के चेहरे पर एक पंजर देता है और कहा, प्यार करने के लिए मेरी बीवी काफ़ी है मेरे पास, तू खुद के बारे में सोच। लड़कियाँ तो तुझसे पटती नहीं, दो चार लड़के ही पटा ले। प्रेम गुस्से से घूरकर यतीश को देखता है। स्वामिनी जी सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। वो जल्दी से प्रेम के पास आती है और बोलती है, क्या है यतीश, आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हैं? यतीश ने कहा, संभालिए अपने बेटे को, हाथ से फिसलता जा रहा है। यतीश अपनी शर्ट के स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए कहा से जाने लगा तो स्वामिनी जी पीछे से बोली, यतीश आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन्स खोलते हुए यतीश भी पीछे मुड़े हुए का, कुछ इम्पोर्टेंट काम है मॉम, वही निपटाने जा रहा हूँ, आप जाकर सो जाइए। प्रेम स्वामिनी जी की तरफ अपने तरफ टर्न करके कहा, वो कभी नहीं सुधरेगा आंटी जी। स्वामिनी जी बोली, अगर राह चाहे तो उन्हें सही राह दिखा सकती है, सिर्फ राह ही है जो उन्हें बदल सकती है। थोड़ी देर बाद इधर यतीश एक बेसमेंट में पहुंचता है, जहां पर 7 से 8 आदमी जंजीरों से बंधे थे। यतीश को देखकर उन लोगों की सांसें थम सी जाती हैं। यतीश साइड में पड़े एक रॉड उठाकर हौले से 2 बार अपने सर पर मारता है। वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें माफ़ कर दीजिए राजादा साहब, अब ज़िंदगी में कभी आपकी बहन के साथ ज़बरदस्ती तो क्या, हमारा साया तक उस पर पड़ने नहीं देंगे। यतीश इस वक्त एक खूंखार शेर की तरह लग रहा था। यतीश एक एक करके धोबी के कुत्ते की तरह उन सबको धो रहा था। इतने भी यतीश का मन नहीं भरा तो वो बॉटल को दूर फेंक कर गन निकालता है और 3 सेकंड में वहाँ लाशों की ढेर लगा देता है। यतीश सच में हार्टलेस ही था, उसे रहम की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। किसी की जान लेने से पहले वो 1 सेकंड भी नहीं सोचता। यतीश अपनी गन को साइड में खड़े आदमी की तरफ फेंकता है। वो आदमी सर झुकाकर कहा, बॉस इन सब का क्या करना है? यतीश ने कहा, इज्जत से किसी कूड़ेदान में फेंक दो ताकि कल एक हॉट न्यूज़ बन सके। हॉल में ही तीहू के साथ 2 बार ज़बरदस्ती की कोशिश की गई थी, इसीलिए उसका दिमाग अब सनक गया था। तीहू के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और बाहर से प्रेम अपने हाथ में डिनर की प्लेट लिए अंदर आता है। उसकी नज़र बेड पर गई जो खाली था। उसने नज़र दौड़ाई तो बालकनी के डोर के सामने तीहू हाथ बांधे वॉल पर अपना सर टिकाए खड़ी थी। उसने एक स्ट्रिप नाइट पहनी हुई थी जिसमें उसका दूधिया रंग और तराशा हुआ बदन और निखर कर बाहर आ रहा था। उफ, उसकी माया में एक पल के लिए तो प्रेम
की नज़रें भी उलझ गई। प्रेम अपना गला साफ करते हुए कहा, तिहु डिनर कर लो, आंटी ने बताया कि तुम बिना कुछ खाए ऊपर चली आई। तिहु बोली, मुझे भूख नहीं है प्रेम जी, आप प्लेट लेकर चले जाइए। प्रेम ने कहा, बीती बातों को याद करने से सिर्फ दर्द ही मिलता है तिहु, तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ उसे एक पूरा सपना समझकर भूल जाओ और आकर डिनर कर लो। तिहु बोली, मैंने कहा ना प्रेम जी कि मुझे भूख नहीं है, आप जाइए यहाँ से। प्रेम बोला, अगर ना जाओ तो। तिहु कुछ नहीं कहती। प्रेम फिर से कहा, तिहु प्लीज़ आकर डिनर कर लो, उसके बाद तुम्हें जितना चिल्लाना है मुझ पर चिल्लाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना। तिहु बोली, मुझे नहीं खाना प्रेम जी। प्रेम ने कहा, अब तुम ऐसे नहीं मानोगी। प्रेम बड़बड़ाते हुए तिहु के पास आता है और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तिहु हैरानी से प्रेम के चेहरे को देखने लगती है। प्रेम को इतने करीब से महसूस करके उसका दिल उछल उछल कर शोर मचा रहा था। उसकी नाजुक कमर को छूते हुए प्रेम की उंगलियां काफ़ी थी उसकी रूह को कँपाने के लिए। प्रेम तिहु को काउच पर बिठाकर उसके लैप में डिनर प्लेट रखता है और कहा, डिनर करो। तिहु प्लेट साइड में रखते हुए बोली, बाद में खा लूँगी प्रेम जी। प्रेम सामने रखे टेबल पर बैठते हुए कहा, अभी के अभी खाओ। तिहु नज़रें फेर कर बोली, प्रेम जी, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। प्रेम झल्लाते हुए डिनर प्लेट से खाने की एक बाइट उठाता है और तिहु के होठों के करीब ले जाकर कहा, मुंह खोलो। तिहु अपना चेहरा दूसरी तरफ करके ना में सर हिलाती है। प्रेम प्यार से कहा, तिहु। तिहु का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वो नम आंखों से प्रेम को देखती है। प्रेम हिचकिचाते हुए तिहु के गाल पकड़कर उसका मुंह खोलता है और कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो ना मेरे लिए। इस बार तिहु वो खाना खा लेती है। प्रेम दूसरा बाइट बढ़ाते हुए कहा, यतीश नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ। तिहु बोली, मैंने आपसे पूछा। प्रेम बोला, नहीं। तिहु बोली, तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रेम जी। प्रेम कुछ ना कुछ कहते हुए तिहु को खाना खिलाने लगता है, लेकिन तिहु की मदहोश नज़र तो प्रेम पर ही टिकी हुई थी। प्रेम एक स्काई कलर की शर्ट पहना था। शर्ट के बाजू फोल्ड थे और ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी चेस्ट रिवील हो रही थी। हॉटनेस में प्रेम भी किसी से कम नहीं था, लेकिन उसकी चेस्ट के हर्ट के पॉइंट पर एक भद्दा निशान था और माथे पर एक गहरी चोट। प्रेम एक टक तिहु के नज़रों का पीछा करता है तो देखता है कि तिहु एकटक उसके हर्ट की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर प्रेम थोड़ा सकपका जाता है और एक हाथ से शर्ट के बटन्स लगाता है। प्रेम कहा, तिहु अपने खाने पर फोकस करो। तिहु बोली, जख्म को छुपाने से जख्म नहीं मिट जाता प्रेम जी, आप अपने हकीकत से भाग रहे हैं और हमेशा मुझ पर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। माना आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने आपको छला है, लेकिन आप प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट में जी रहे हैं प्रेम जी। प्रेम के जबड़े अब भींच जाते हैं। ये सुनकर वो 2 पल रुक कर वो तिहु के गर्दन के पीछे हाथ रखकर अपने करीब खींच लेता है, जिससे प्रेम तिहु के सर से अपना सर जोड़कर कहा, जानती क्या हो तुम मेरे बारे में जो इतने लंबे चौड़े स्पीच दे रही हो? मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे दर्द में हूँ, गुस्से में हूँ, नफ़रत में हूँ, जो हूँ वो मैं हूँ। तुम अपने काम से मतलब रखो, वरना। तिहु आंखें बंद करके बोली, वरना क्या प्रेम जी, जान ले लोगे आप मेरी? तो शिद्दत से ले लो ना। प्रेम उसे छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तिहु पीछे से बोली, यही आपकी प्रॉब्लम है प्रेम जी, मैं तो आपके गले में कांटे की तरह चुभती हूँ, क्या सिर्फ वही आपके लिए सब कुछ है? प्रेम पीछे मुड़कर गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है तिहु, और एक बात मैं उसे कब का भूल चुका हूँ, मुझे बार बार ताने देना बंद करो। तिहु बोली, अगर उसे भुला चुके हो तो ऐसे टूटे दिल की प्रेत आत्मा बनकर क्यों भटकते फिरते हो? ये सुनकर प्रेम के चेहरे पर एक कशिश सी मुस्कान आ जाती है। प्रेम ने कहा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो तिहु? तिहु ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, ना 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 प्रेम जी। तिहु इतना ही बोली थी कि प्रेम बिना किसी भाव के साथ कहा,
अपना ख्याल रखना तिहू, हैव अ गुड नाइट। प्रेम वहाँ से चला जाता है। प्रेम को जाते हुए देखकर तिहू मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ तक भाग के जाओगे आप राठौर साहब, आना तो आपको मेरे ही पास है। तिहू काउच के क्राउन पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद करती है। उसके कान में बस एक ही बात गूंज रही थी, तिहू मेरी बीवी है। तिहू आंखें खोलकर दांत पीसते हुए बोली, जी तो करता है ना आपके बाल पकड़ के सिलबट्टे पे रख के सिलबट्टे के किसी दिन ऐसा कूटे ना हम आपको कि आपकी चटनी भी ना नसीब हो किसी को। सोचकर ही कितना मज़ा आ रहा है। फिर तिहू एक छोटी सी स्माइल लिए बोली, लेकिन कमबख्त इस जो आड़े आ जाता है। प्रेम जी, जिस हद तक आपने उससे प्यार किया था उस हद तक तो तोड़कर आप मुझसे प्यार करेंगे। और ये तिहू सिंह रायजादा का मिस्टर प्रेम सिंह राठौर से चैलेंज है। रात के करीब 3 बजे यतीश की कार आकर पैलेस के सामने रुकती है। यतीश कार से निकलकर अपनी एक हाथ पैंट में डालकर अंदर जाने लगता है। यतीश हॉल में पहुंचकर जैसे ऊपर के जाने वाला था कि हॉल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। यतीश ने कहा, आप अभी तक सोए नहीं मॉम? स्वामिनी जी हकलाते हुए बोली, ये क्या है यतीश, कहाँ गए थे आप? आपकी शर्ट पर खून। यतीश ने कहा, जाकर सो जाइए मॉम। स्वामिनी जी बोली, यतीश रुकिए, क्या किया है आपने उन लोगों के साथ? यतीश बोला, कल न्यूज़ में देख लीजिएगा मॉम। यतीश जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि रूम में कोई नहीं था। यतीश का चेहरा अब सर्द हो जाता है। यतीश चिल्लाते हुए कहा, प्रिंसेस प्रिंसेस। तभी स्वामिनी जी आकर यतीश से बोलती है, राह तिहू के कमरे में है। तो यतीश वहाँ से तिहू की कमरे की तरफ जाने लगता है। तिहू बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसका सर राहा के गोद में था। राहा बेड पर बैठे अपना सर कान से टिकाकर सो रही थी। उसका एक हाथ तिहू के सर पर था। राहा का सर बार बार बेड के क्राउन से इधर से उधर लुढ़क रहा था। यतीश राहा को देखते हुए कहा, ओह माय प्रिसीली प्रिंसेस। यतीश तिहू को अच्छे से बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। प्यार से वो उसे एक नज़र निहारकर उसके माथे को चूम लेता है। यतीश राहा को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले आता है। उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके बगल में लेट जाता है और रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। यतीश का दिल आज बेचैन हो रहा था, जिस्म तड़प रहा था, उंगलियां कांप रही थी, होठ सूख पड़ रहे थे, गले से सलाइवा नहीं उतर रहे थे, माथे पर पसीना आ रहा था। जिसे तलाश हो किसी की जो उसे सुकून दे सके। यतीश राहा को कसकर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है। यतीश राहा के हाथ को अपने सर पर रखता है और कहा, ए प्रिंसेस उठो ना। राहा गहरी नींद में सोई थी। यतीश राहा के सीने में अपना चेहरा रब करते हुए कहा, ए प्रिंसेस, मुझे गलत मत समझना, मैं गलत नहीं हूँ। ए प्रिंसेस, बोलना, क्या मैं गलत हूँ? यतीश राहा के बाल पर अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा, वो लोग जान के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर किया था ना उन्होंने प्रिंसेस, तो मैं क्या ही करता। यतीश और राहा इतने करीब थे कि उन दोनों की नोज़ आपस में टकरा रही थी और सांसें उलझ रही थी। यतीश फिर सर्द आवाज़ में कहा, इसीलिए मैंने उन सबको जान से मार डाला प्रिंसेस। यतीश राहा को इस कदर जकड़ कर रखा था कि राहा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो नींद में कसमसाने लगती है और यतीश को खुद से दूर ढकेलने लगती है। यतीश राहा को घूरते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ प्रिंसेस, वरना बेड से नीचे फेंक दूंगा। यतीश बारी बारी से उसके पलकों को चूम लेता है और फिर उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपने होठ रखकर प्यार से उसे स्मूच करने लगता है। यतीश की आंखें बंद थी। वो राहा के होठों के साथ खेल रहा था। उसका एक हाथ राहा के बालों में उलझा हुआ था और दूसरा हाथ वो राहा के टॉप के अंदर ले जाकर हौले हौले उसके बॉसम्स को सहला रहा था, जिससे राहा नींद में भी सिहरने लगती है। धीरे धीरे यतीश भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह रायजादा के सारे मेंबर्स इस वक्त हॉल में मौजूद थे। हॉल में पड़े किंग साइज सोफे पर यतीश लीन होकर बैठा था। स्वामिनी जी सबको कॉफ़ी सर्व कर रही थी और राहा उनकी मदद कर रही थी। तभी तिहू उबासी लेते हुए वहाँ आती है। उसकी बोझिल पलकें
बंद थी, चेहरे पर दुनिया भर की नींदें झलक रही थी। तीहू को देखकर राहा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जान। तीहू बोली, वेरी गुड मॉर्निंग भाभी जान। तीहू बिना कुछ सोचे समझे यतीश की लैब पर अपना सर रखती है और करवट बदल कर सोफे पर सो जाती है। तभी तीहू के कान में कुछ आवाज़ें आती है, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो बुझिल आंखों से नींद अब ओझल हो जाती है। सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। शहर में 7 लड़कों की बेरहमी से मौत। खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि ये एक प्री प्लान मर्डर है। उसके साथ उन लड़कों की फ़ोटोज़ और नाम फ्लैश हो रहा था। तीहू का दिल अब धक से रह जाता है। तीहू हकलाते हुए बोली, भव भाई। यतीश तीहू की तरफ देखे बिना कहा, बोलती हो। तीहू बोली, कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। यतीश बोला, वेरी गुड मॉर्निंग जान। फिर उसके सर को अपने लैप में रखते हुए कहा, स्लिप जान स्लिप। राहा यतीश की तरफ कॉफ़ी कप बढ़ाते हुए गुस्से से बोली, राहा नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है दुनिया में। सब राहा की तरफ देखने लगते हैं। राहा गुस्से से बोली, किसी की जान लेना इतनी आसान चीज़ है क्या? नाश पिटे, करम जले, उसके मुंह में कीड़े पड़े, उसका पूरा खानदान नरक में जाए। कमीना साला। आहन और आदित्य जो एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, राहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सारा कॉफ़ी उन दोनों के मुंह से बाहर आ जाता है। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं और एक दूसरे के सर थपथपाने लगते हैं। राहा फिर से बोली, ये पागल आदमी, सन की साइको आदमी अगर मिल जाए तो मैं उसका सारा खून ही पी जाऊँ। पाप लगेंगे उसे, वो भी बड़ा वाला। इसके बीवी बच्चे कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेंगे। यतीश का चेहरा अब डार्क हो गया था। आहन खांसते हुए कहा, भाभी इतनी गंदी गंदी बातें आपने सीखी कहाँ से है? राहा बोली, अरे आहन भैया, ये सब तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। चाची जी के पास तो पूरी किताब है, द बुक ऑफ प्रोफेशनैलिटी। राहा इतना कहकर हंसने लगती है। राहा फिर से बोली, ये सब छोड़ी आहन भैया। फिर यतीश की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रायजादा, आहन भैया और आदि भैया तीनों ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। पता नहीं वो साइको प्यासी आत्मा की तरह कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। जब तक पुलिस उसे ढूंढकर अरेस्ट न कर ले, सबको अलर्ट रहना होगा। ठीक है। गुस्से से यतीश अपने जबड़े भींचकर खड़ा था। स्वामिनी जी एक नज़र यतीश के चेहरे को देखती है और सिंपैथी भरी नज़रों से राहा को देखती हैं, क्योंकि उन्हें पता था उन आदमियों को बेरहमी से कत्ल किसने किया है। स्वामिनी जी बात को संभालते हुए बोली, राहा आप ये सब छोड़िए, ये तीनों बच्चे थोड़ी ना है, खुद का ख्याल तो रख ही लेंगे। आप चलिए ब्रेकफास्ट सर्व करने में मेरी मदद कीजिए। राहा हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी आंटी जी। यतीश की पकड़ कॉफ़ी कप पर जोरों से कसी हुई थी। वो सख्त आवाज़ में कहा, प्रिंसेस कम टू द रूम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। स्वामिनी जी अपने सर पर हाथ मार लेती है। यतीश को जाते हुए देखकर राहा बड़बड़ाते हुए बोली, अचानक से इन्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो इनका मूड बिल्कुल सही था। राहा को खुद से बड़बड़ाते हुए देखकर तीहू मुस्कुराते हुए बोली, अब इतना भी क्या सोचना भाभी, आपका ही तो रूम है, जल्दी जाइए, शायद भाई से इंतज़ार नहीं हो रहा है। राहा बोली, ना ना ना, हम नहीं जा रहे हैं। तीहू शरारती अंदाज में बोली, आप सच में नहीं जाएंगी ना भाभी? राहा ना में गर्दन हिला देती है। आदित्य तीहू के बगल में बैठते हुए कहा, अरे चले जाइए ना भाभी, थोड़ी देर में भाभी ऑफिस चले जाने वाले हैं, शायद आपको गुड बाय किसी विसी करेंगे। आप नहीं जानते मेरे जालिम भाई को, अगर आप रूम में नहीं गए तो कहीं यहीं पर गुड बाय किस करके वो ऑफिस ना चले जाए। राहा आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य को देख रही थी। आदित्य कितना बेशर्म था। तीहू आदित्य के लैब में अपने दोनों पैर रखते हुए बोली, वैसे हमें पता है हमारा भाई कोई दूध का धुला तो नहीं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपको कितना परेशान करते होंगे। आदित्य तीहू के दोनों पैर को झटकते हुए कहा, वैसे भाभी भाई ज़्यादा ठरकी हैं क्या? आहन जाकर तीहू और आदित्य के बीच में बैठते हुए कहा, भाभी आप बस इतना बता दीजिए, भाई कौन से लेवल के ठरकी है?
राह बेचारी सी शक्ल बनाकर उन तीनों को देख रही थी। टीहू और आदित्य दोनों मिलकर आहन को कांच से ढकेलते हुए बोले, आप निकलिए अपने फार्म हाउस, यहाँ आने के लिए आपको किसने कहा?" आहन घूरकर उन दोनों को देखता है और उन दोनों को बाल को मुट्ठी में भरकर कहा, "अगर मैं फार्म हाउस गया तो भाई मुझे धक्का मारकर इस पैलेस से अब बाहर निकाल देंगे।" उन तीनों की लड़ाई देखते हुए राह खरगोश की तरह वहाँ से भाग जाती है। उसके भागने की रफ्तार देखकर टीहू ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। आदित्य और टीहू एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और बोलते हैं, "प्यारी भाभी शर्मा गई।" उधर राह रूम में पहुंचती है, तभी कोई राह की कलाई पकड़कर झट से रूम के अंदर खींच लेता है। राह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो धड़ाम से काउच पर गिरती है। राह जोर से अपनी आंखें मीच लेती है, तभी राह को महसूस होता है कि वो किसी की बाहों में आगोश में है, जिसे देखकर राह थोड़ा सहम जाती है। यतीश काउच पर लेटा था और उसके ऊपर राह लेटी हुई थी। राह हकलाते हुए बोली, "मम्मी मिस्टर रायजादा।" यतीश राह की कलाई मोड़कर उसके पीठ पर लगाता है और उसके होठों के खिलाफ जाकर कहा, "माय डेडिकेटेड प्रिंसेस।" राह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, "मिस्टर रायजादा लीव मी माय हैंड, आई कांट अंडरस्टैंड, आप क्या बोल रहे हैं?" यतीश राह के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, "आर यू ट्राइंग टू कंफर्म विथ मी प्रिंसेस?" राह के माथे पर सिकन आ जाती है। वो एक हाथ से यतीश के शर्ट को मुट्ठी में भरकर बोली, "मिस्टर रायजादा इट्स पेनिंग।" राह यतीश के ऊपर झुकने की वजह से उसके लंबे बाल यतीश के चेहरे को ढक रहे थे। यतीश राह के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, "व्हाट डिड यू से प्रिंसेस?" नाश पिटे, करम जले, उसका पूरा खानदान नर्क में जाए, उसकी बीवी बच्चे कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेंगे, राइट? राह झल्लाते हुए बोली, "मिस्टर रायजादा मैंने तो ये सब उस साइकोपैथ को कहा था। व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री?" यतीश राह की आंखों में देखते हुए कहा, "वाई प्रिंसेस, तुझे किसने हक दिया किसी और के बारे में कहने या सोचने की?" यतीश राह के फुले हुए गाल पर अपने होठ रखते हुए कहा, "क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ प्रिंसेस तेरे लब, याद और लफ्ज़ों में रहने के लिए?" राह की पलकें भारी हो जाती है। यतीश राह के फ्लफी लिप्स पर उंगली फिराते हुए कहा, "देन इस होठों पर किसी और का जिक्र क्यों?" राह के होठ कांपने लगते हैं। यतीश राह को रोल करके सोफे पर लिटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरवाइन करके सोफे पर ब्लॉक कर देता है। राह की बड़ी भली पलकें झुकी हुई थी, हया से चेहरे पर हल्की गुलाबी रंग छा गई थी। यतीश राह के पलकों पर अपने होठ रखकर कहा, "तेरे नैना बड़े कातिलाना मार ही डालेंगे। उफ, बिना किसी काजल या मस्करा के भी उन आँखों की खूबसूरती किसी को भी मात दे दे। यकीनन उन दो खूबसूरत नज़रों की तीर से कोई बच नहीं सका। शायद यतीश भी खुद को रोक नहीं पाता अगर राह नज़र ना झुकाती तो। यतीश राह की नाजुक सी कलाई को देखता है जिस पर यतीश की उंगलियों के निशान छपे हुए थे। यतीश उस निशान को अपनी एक उंगली से छूकर कहा, "इज इट पेनिंग प्रिंसेस?" राह नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, "नो।" यतीश उस निशान पर एक छोटी सी किस करके कहा, "आई एम योर पेन एंड ऑल्सो क्योर प्रिंसेस।" राह बोली, "वाई आर यू टॉकिंग लाइक अ साइकोपैथ मिस्टर रायजादा?" यतीश के होठ पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो जोर से राह के गाल पर बाइट करके कहा, "नाउ इज़ द टाइम फॉर पनिशमेंट प्रिंसेस।" राह के मुंह से आह निकल जाती है। वो हैरानी से बोली, "नो नो नो मिस्टर रायजादा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।" यतीश ने कहा, "यस प्रिंसेस।" यतीश राह के ऊपर से उठता है और राह को किसी टेडी बियर की तरह अपनी बाहों में उठा लेता है। थोड़ी देर बाद रायजादा के सारे मेंबर्स डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। प्लेस के सर्वेंट उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। तभी यतीश वहाँ आता है और अपने चेयर पर बैठता है। यतीश को देखकर दादाजी बोले, "यतीश कहाँ है? राह कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आई?" यतीश ने कहा, "या दादी जी, वो अभी आ ही रही है।" तभी राह डाइनिंग हॉल में आती है और सबकी नज़र उस पर ही टिक जाती है।
राहा को देखते ही सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि राहा थोड़ी देर पहले जैसी दिख रही थी इस वक्त उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया था। मैरून कलर की साड़ी जिसका पल्ला खुला हुआ था। राहा जाकर तीहू के बगल में बैठ जाती है। तीहू तो मुंह फाड़े उसे ही देख रही थी। राहा एक उंगली से उसका मुंह बंद कर देती है। तभी तीहू सेंस में आते हुए बोली, भाभी ये सब क्या है? आई मीन क्या आप भाभी के साथ मेकओवर करने के लिए अपने रूम में गई थी? राहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही दादी जी बोली, राहा आपको तो साड़ी पहननी नहीं आती, फिर आपने ये साड़ी कैसे पहनी? राहा शक पकाते हुए बोली, वो दादी जी, हमने यूट्यूब से वीडियो देखकर साड़ी पहनी है। राहा घूरकर यतीश को देखती है, क्योंकि उसे साड़ी तो यतीश ने ही पहनाई थी। फिर राहा मुंह सिकोड़ते हुए बोली, ठरकी कहीं का। तीहू धीमी आवाज़ में राहा के कान में बोली, भाभी बाइट मार्क्स दिख रहे हैं। राहा हैरानी से तीहू को देखती है, फिर अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर तीहू मुस्कुराते हुए बोली, भाभी गर्दन पर नहीं गाल पर। राहा झेप जाती है और जल्दी से अपने गर्दन पर हाथ रखती है। फिर तीहू शरारती अंदाज में बोली, भाभी क्या गर्दन पर भी बाइट मार्क्स होना चाहिए था? वेल लेट मी चेक इट, आई कैन हेल्प यू। तीहू राहा की गर्दन को गौर से देखने लगती है। राहा गुस्से से बोली, तीहू स्टॉप इट ना। तीहू मुस्कुराते हुए बोली, व्हाट हैपेंड भाभी? राहा तीहू को घूरते हुए बोली, तीहू हमें ज़्यादा बॉदर मत कीजिए, क्योंकि वक्त सबका आता है, उस वक्त मैं भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तीहू मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगती है। इधर आहान और आदित्य एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रहे थे, जिसे देखकर राहा गुस्से से बोली, ओए आहान और आदि भैया, ज़्यादा खुसुर फुसुर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना काला जादू करके आप दोनों को कबूतर बना दूंगी, फिर करते रहिए एक दूसरे से गुटर गो। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।